रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां मोदी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। चूंकि चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं और अगर संख्या बल की दृष्टि से बात करें तो फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा चुनावी होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी चाहती है कि सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान वो पार्टी की ओर से मुख्य वक्ता की भूमिका निभाएं। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि राहुल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और दूसरे कार्यकाल में ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जिस पर चर्चा होनी है। लेकिन अब सवाल यहां अहम हो जाता है कि विपक्षी दल जानता है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरने वाली है, तो आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? आखिर कांग्रेस ने यह अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए क्यों चुना है? अविश्वास प्रस्ताव होना क्यों जरूरी है? आज यही तमाम सवाल है जो जस के तस फिलहाल बरकरार है। लेकिन फिलहाल आज 11 बजे का वो समय होगा जब मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाएगी। और अटकलें ये है कि अब इस अविश्वास प्रस्ताव की जब शुरुआत होगी, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की जाएगी, तो राहुल गांधी उस चर्चा की शुरुआत करते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो वहीं आज लोकसभा में एक बार फिर से चर्चा होनी है, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ ये चर्चा होनी है। तो आपको बता दें कि मॉनसून सत्र का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है और आखिरी सप्ताह का ये दूसरा दिन है जहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। 8-9 वो तारीख है जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं अब अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर अपना बयान भी दे सकते हैं सदन के अंदर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। चूंकि विपक्षी दल ये जानता है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी तरीके से उनके पक्ष में नहीं है, आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का मकसद क्या है? देखिए मुस्कान, मैं सबसे पहली बात आपको बताऊं कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, अभी उनकी सदस्यता समाप्त हुई। हाल ही में वो वापस आए हैं और लोकसभा सदन उन्होंने ज्वाइन किया। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी जो कर रहे हैं, इनके पार्टी कमान की तरफ से कहा गया है कि जितने भी सांसद हो वो इकट्ठा हो, यानी 50 सांसद अगर होंगे तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अपनी उनको मंजूरी भी हालांकि मिल चुका है। तो अब मंजूरी मिलने के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव किस बात का लाने जा रहे हैं ये तो सदन में पता चलेगा। जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो एनडीए के पास जो उनके पास 301, बीजेपी के पास जो सीटें हैं वो 301 हैं। तो किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? हालांकि सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखी जा रही है, अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मणिपुर हिंसा को लेकर के वो चाहते हैं, चाहते हैं कि पार्टी इस पर कुछ बोले, उस बात कहे कि आखिर मणिपुर हिंसा पर अभी चुप्पी क्यों साधे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोल सकते हैं, 10 तारीख को ये भी बात सामने आ रही है। अमित शाह ने भी साफ कह दिया कि हम बोलने के लिए तैयार हैं। फिर भी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो 26 दलों के साथ मिल करके अपने सांसद इकट्ठा कर रही है और ये चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन देखिए रितेश, विपक्षी दल कहीं ना कहीं ये जानता है कि ये जो प्रस्ताव उनके द्वारा लाया जा रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गिरेगी। तो आखिर ये किस तरीके से विपक्षी दल इस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव का? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने एक बार और भी किया था। अभी पिछली बात करें तो उन्होंने तब भी किया था, फिर भी इनको विफलता ही हाथ लगी थी, क्योंकि बहुमत के साथ सरकार बनी है और बहुमत के साथ आज भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और इनका अविश्वास प्रस्ताव लाने से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता दूं कि इसकी आलोचना कर भारतीय जनता पार्टी इसकी 2024 में आलोचना करके वोट बैंक को बटोरने में साधने में कामयाब हो पाएगी। और 537 सदस्यों में से विपक्षी अलायंस इंडिया के पास 143 सांसद हैं, जिनको वो 60 इकट्ठा कर रहे हैं। तो किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? हालांकि जोरदार हंगामे का सदन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी मणिपुर हिंसा को लेकर के पार्टी के कई नेता, विपक्षी दल के अखिलेश यादव ने भी हंगामा किया। लोकसभा में भी इस तरह का कांग्रेस हंगामा कर रही है। तो कुल मिला के मणिपुर हिंसा पर ये चाहते हैं कि जो नेता हैं
वो भारतीय जनता पार्टी के वो इस पर बोले और अपनी चुप्पी तोड़े। लेकिन देखिए रितेश, लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में मणिपुर हिंसा की गूंज सुनाई दी और अब उसके बाद फैसला लिया गया कि मणिपुर हिंसा पर अब चर्चा होगी। ऐसे में जब चर्चा की तारीख तय कर दी गई थी तो विपक्षी दल लगातार हमला क्यों कर रहे थे? लगातार जो सदन का बॉयकॉट है वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसे विधेयक है जो जनता से जुड़े हुए थे जो पारित नहीं हो पाए हैं हंगामे की वजह से। देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी चीज ये है कि सदन जो चलता है, सदन में जिस तरीके से विपक्षी दल अपनी भूमिका निभाते हैं, सदन को चलने नहीं देते, इससे जो नुकसान होता है वो देश की जनता का होता है, देश के नागरिकों का होता है। अगर अहम मुद्दों पर सवाल किया जाए, विपक्ष भी अगर अहम मुद्दों पर सवाल उठाए करे तो उससे फायदा नागरिकों का भी होगा, देश की जनता का होगा। अब इसको गुमराह करने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए, बटोरने के लिए, सरकार पर विपक्षी इस तरह का हमला करने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव की बात आ रही, पिछली बार इन्होंने भी 4 साल पहले ये किया था, लेकिन फिर भी इनके विफलता ही हाथ लगी थी। अब की बार फिर ये कर रहे हैं, फिर विफलता हाथ लगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भरपूर सांसद हैं और पूरी तरीके से उनके पास बहुमत भी है। तो कहीं ना कहीं ये गुमराह करने के लिए भी किया जा रहा है। तो हालांकि इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है यानी कि रितेश, लाभ तो नहीं होने वाला है, लेकिन जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि INDIA ने मिलकर जो सत्ता पक्ष है उस पर दबाव बनाया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलने पर इस मसले पर मजबूर हो जाए। क्या ये माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यही ये सामने बात आ रही है कि जो INDIA जो बना हुआ है अभी इन लोगों का, जो उन्होंने बनाया है, ये पूरी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए ये करना चाह रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं, बोल चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बात सामने आ रही है कि पार्टी इस तरह की बात इसको चर्चा में शामिल करना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश हमारे साथ जुड़ते हुए इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सरकार के खिलाफ, जिस पर आज चर्चा होनी है और तकरीबन 11 बजे का वो समय निर्धारित किया गया है जब मणिपुर हिंसा को लेकर के विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। यूपी विधानमंडल सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं आज भी भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और महंगाई के मुद्दे को लेकर हंगामा कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सपा की ओर से यूपी नागर स्थानीय स्वायत्तता शासन विधि संशोधन अध्यादेश 2023 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन 2023 का भी विरोध किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सपा यूपी निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 पर भी सवाल खड़े कर सकती है। तो देखिए, आज यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन को लेकर भी अटकलें हैं कि हंगामेदार जो सत्र है वो हो सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। तो वही बीते दिनों जो विधानसभा का मॉनसून सत्र था उसको फिलहाल आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष थे यानी कि अखिलेश यादव वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सतीश महाना यानी कि विधानसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया था कि मणिपुर हिंसा यूपी का मुद्दा नहीं है, तो पहले यूपी के मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्योंकि यूपी की विधानसभा में हम मौजूद है जहां यूपी के जनता की बात होगी। रुक करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, आज यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और अटकलें तो ये भी हैं कि आज का जो सत्र है वो भी हंगामेदार रहेगा। आज अगर हम बात करें विपक्षी दलों की तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर एक बार फिर से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जाएगा? विवेक, देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हुआ, इसकी उम्मीद भी पहले से लगाई जा सकती थी। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो टमाटर की माला लेकर जो है वो विधानसभा पहुंचे थे और इसके साथ उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्होंने देखा कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के नाम पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए तमाम तरह के सवाल पूछे थे और सदन की कार्रवाई को भी कुछ देर तक स्थगित करना पड़ा था। अगर बात करें तो जिस तरीके से आज दूसरा दिन है तो आज भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय में जो संशोधन हुआ है उस पर भी लेकर चर्चा हो सकती है सदन में। विपक्ष को लेकर सरकार की तमाम
सवाल जवाब कर सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी दावा करती है उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूर्वोत्तर सरकार से बेहतर हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर हमेशा ही तंत्र कसता रहा है। अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे उदाहरण देकर विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं, तो इस मसले पे भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्ष घेर सकता है। मुस्कान, लेकिन देखिए विवेक, आज मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट भी पटल पर रख सकती है सरकार। इस दंगे की रिपोर्ट को पटल पर रखने के जरिए क्या साबित करना चाहती है सत्ता पक्ष? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से आज संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि मुरादाबाद दंगे की जो रिपोर्ट है वो पेश कर सकती है, और कहीं न कहीं इस रिपोर्ट को पेश करने के पीछे तथ्य यह है कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां कितनी बेहतर हुई है पहले से। अगर कहीं कोई इस तरीके से चीजें हुई हैं तो पुलिस ने किस प्रकार से स्थिति को संभाला है, सरकार ने किस प्रकार से स्थिति को कंट्रोल में लिया है, और कितने जो लोग जांच में दोषी पाए गए हैं किस प्रकार से कार्रवाई हुई है। तो कहीं न कहीं विपक्ष जो लॉ ऑर्डर पे सवाल उठाना चाहेगा उसका एक जवाब देने की कोशिश इस रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है और दोषियों पर लगातार कार्रवाई होती जा रही है। ठीक है, देखिए विवेक, अगर हम मॉनसून सत्र की बात करें या किसी भी सत्र की बात करें तो जनता के मुद्दों पर बात होती है, जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है। ऐसे में आज यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। कौन कौन से विधेयक आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहला दिन हंगामेदार रहा तो दोनों पक्ष और खास तौर पे विधानसभा स्पीकर ये चाहेंगे कि आज सदन कल से बेहतर स्थिति में चल सके, और ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है सदन को बेहतर तरीके से चलाना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। क्योंकि देखिए सदन में जनता के मुद्दों की बात उठाई जाती है, जनता के हितों की बात उठाई जाती है, और जिस प्रकार से अगर सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित होती रहेगी तो कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आएगा, कोई ठोस बात निकल के सामने नहीं आएगी। देखा जाए जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये सरकार जो है वो जवाब देगी और विपक्ष लगातार इनसे सवाल पूछेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2003 का विरोध किया जा सकता है, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 द्वितीय एवं तृतीय संशोधन पे भी सवाल उठा सकती है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है। देखिए विवेक, अगर हम मणिपुर हिंसा की बात करें तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो जो विधानसभा का मॉनसून सत्र है उसमें भी पहले दिन हंगामा देखने को मिला। अखिलेश यादव चाहते थे कि यूपी में मणिपुर की हिंसा पर चर्चा हो, लेकिन विवेक देखिए ऑलरेडी केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इस पूरे मसले पर हंगामा चल रहा है। तो क्या यूपी के विधानसभा में मणिपुर हिंसा को मुद्दा बनाना जायज है क्या? देखिए, अगर बात की जाए जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने यह बात कही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में हम आपकी मजबूरियां समझते हैं। उसी समय विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि यह मुद्दा इस विधानसभा का विषय नहीं है, और साफ तौर की बात है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश से जुड़े चीजों की बात होनी चाहिए। जो विधानसभा स्पीकर समझाने का प्रयास कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के मुद्दों को उठाने की बात की जानी चाहिए। सत्ता पक्ष उत्तर प्रदेश की जनता के विकास कार्यों के बारे में बताए, और विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के मुद्दे की बात करे और कहे कि सरकार जनता के हितों के मुद्दे की बात करती है। तमाम तरह की चीजें विपक्ष भी दिखाए कि वो जनता के हितों के मुद्दे की बात किस प्रकार से करते हैं। लेकिन देखा जाए तो मणिपुर का मुद्दा जो है वो लगभग 4-4.5 महीने हो चुका है, और देश के प्रधानमंत्री भी इस पे बोल चुके हैं, गृह मंत्री खुद दौरा कर चुके हैं, तमाम रिपोर्टें आ चुकी हैं, और ऐसा कोई भी नहीं है चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी दल का आदमी हो जिसने भर्त्सना नहीं की हो मणिपुर के हिंसा की, और मणिपुर में जो चीजें वहां चल रही है, जो जाति हिंसा चल रही है। ऐसे में मणिपुर हिंसा को लेकर पहले ही दिन सदन में हंगामा खड़ा करना उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये कहीं न कहीं सदन को गुमराह करने का तरीका है, क्योंकि आप भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को आज घेरता हुआ जो विपक्षी दल है वो नजर आएगा। बीते दिनों अखिलेश यादव मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया गया था।
तो वहीं राज्यसभा में सोमवार का पूरा दिन दिल्ली सेवा बिल के नाम पर समर्पित रहा। गुरुवार को लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया। इसके साथ ही विपक्षी एकता की पोल भी खुलती हुई नजर आ गई। दरअसल राज्यसभा में INDIA के सभी दल मौजूद थे, लेकिन जयंत चौधरी ने राज्यसभा में मतदान तक नहीं किया। दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान RLD प्रमुख जयंत चौधरी मौजूद तक नहीं थे। चौधरी की गैर मौजूदगी जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जयंत के करीबी ने दावा किया है कि कुछ जरूरी कार्यों की वजह से RLD प्रमुख वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जयंत की गैर हाजिरी से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है और बिल पर लंबी बहस के बाद वोटिंग कराई गई। बिल के समर्थन में 131 और विरोध में 102 वोट डाले गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब यह बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल ले लेगा। रुख करते हैं विवेक का, जो एक बार इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो लगातार अटकलें ये लगाई जा रही है। सूत्रों के हवालों से खबर यही पहुंच रही है कि 10 सीटों की मांग करते हुए जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली लोक सेवा बिल पर जयंत चौधरी ने अपने वोट का भी इस्तेमाल नहीं किया है। लगातार जो जयंत चौधरी के तरफ से ये सारी खबरें सामने आ रही हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए जिस प्रकार ये राज्यसभा में, लोकसभा में पहले ये बिल पारित हो चुका था, राज्यसभा में बिल पारित होना था और तमाम जो विपक्षी गठबंधन में साथी सहयोगी दल है उन्होंने इस पे अपना विरोध जारी रखा। बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पे इस बिल का विरोध किया और इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह पहली बार होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर 2 सचिव होंगे और CM से ऊपर सुपर CM होगा। उसके बाद चीजें गृह मंत्रालय के पास होगी, यानी गृह मंत्रालय निश्चित करेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उधर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को इस बिल पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटकर अध्यादेश लाकर मनमानी तरीके से ये बिल पास कर रही है और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से मना कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने भाजपा को उनके पुराने नेताओं की याद दिलाई और कहा कि आप नेहरूवादी न बनिए, आडवाणीवादी बनिए, क्योंकि एक समय लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद ये कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर बात करें तो आज़ादी के बाद से अब तक लेकर देखा जाए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। 1952 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस समय सभी जो बड़े अधिकार थे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के हवाले किया था। उसके बाद से यही विगत जो है प्रोसेस चलता रहा था। उसके बाद लेकिन देखिए विवेक, अब यहाँ सवाल ये अहम हो जाता है कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है और अब से कुछ ही दिन में हो सकता है कि एक कानून की शक्ल भी ले ले जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया जाएगा। लेकिन जयंत चौधरी का राज्यसभा में पहुंचकर वोटिंग नहीं करना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय लोकदल ये दावा करती थी कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ है, INDIA के साथ एक फ्रंट पे आके खड़ी है, लेकिन जब राज्यसभा में 131 के मुकाबले 102 की बात हो रही थी उस समय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद जयंत चौधरी हाउस में मौजूद नहीं थे। उनकी पार्टी के नेताओं का दावा है कि कुछ जरूरी काम के चलते वो बाहर गए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो यहाँ उपस्थित न होने की बात है वो गवारा नहीं गुजर रही है। सियासी मायनों से भी कई चीजें निकल के सामने आ रही हैं और उधर आपने देखा कि राज्यसभा में सांसद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अस्वस्थ होने के बावजूद व्हील चेयर पे दिखे थे, लेकिन वहीं जयंत चौधरी किसी न किसी काम की वजह से हाउस से बाहर रहे जब वोटिंग पड़ रही थी। तो साफ तौर पर कई सवाल खड़ा कर सकता है जयंत चौधरी का इस प्रकार से जाना। देखिए विवेक, अब यहाँ पर एक चीज और अहम हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल प्रदेश दर प्रदेश इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे थे। ऐसे में पहले ही मीटिंग में जो अरविंद केजरीवाल है ये बोलते हुए नजर आए थे कि अगर उन्हें अध्यादेश के लिए समर्थन नहीं मिलता है तो शायद वो INDIA से दूर हो जाएंगे। ऐसे में जयंत चौधरी का वोटिंग नहीं करना और इस बिल का पास हो जाना, क्या माना जाए, INDIA में खटास हो सकती है क्या आने वाले कुछ दिनों में?
देखिए, अगर जयंत चौधरी वोट कर भी देते तो भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। मुकाबला 131 बनाम 102 का था। अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने उन सभी बाकी पार्टियों से भी सहयोग मांगा था जो न्यूट्रल में है, जो ना तो एनडीए में है, जो ना तो INDIA में है। बात की जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के पास भी गई थी, नवीन पटनायक के पास भी गई थी और तमाम ऐसे दलों के पास गई थी जो दोनों मोर्चे में से किसी के भी साथ नहीं है और लोकसभा राज्यसभा में ठीक ठाक अपना प्रभुत्व रखते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के खिलाफ जाने से मना कर दिया था। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने भी वोटिंग नहीं की। अगर जयंत चौधरी वोटिंग करते भी तो ज्यादा कुछ फर्क खास नजर आने वाला था नहीं। जिस तरीके से लोकसभा में जीत हासिल की, इस बिल को पास करा भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद राज्यसभा में जीत हासिल की। अगर देखा जाए तो देखिए विवेक, ये कहा जा रहा था कि राज्यसभा में हो सकता है कि ये बिल पास होने से रुक जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये बिल तो पास हो गया है, अब से कुछ दिनों में ये कानून बन जाएगा। तो यहाँ पर कमी किसकी मानी जाए? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने समर्थन ढंग से नहीं मांगा, इस वजह से बिल पास हो गया क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपनी भरसक कोशिश की और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके पास हो गए, पश्चिम बंगाल गए, बिहार गए, उत्तर प्रदेश आए, साउथ गए, तमाम लोगों के साथ जाकर जो है वो बातें की, विचार विमर्श की और सरकार की नीतियों पे बात की और किस प्रकार से इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ रही है और आम आदमी पार्टी किस प्रकार से दिल्ली में उसको संघर्ष करना पड़ रहा है सत्ता चलाने के लिए, LG से कितना हस्तक्षेप है। इन सभी मुद्दों को लेकर वो सभी राजनीतिक दलों के पास गए थे, सबको अपनी समस्याएं बताई थी और गठबंधन में शामिल होने से पहले एक शर्त भी रखा था कि इस मुद्दे पर अगर सभी विपक्षी दल हमारे साथ निभाते हैं तो हम भी एक बेहतर गठबंधन INDIA में साबित होंगे, एक सहयोगी दल साबित होंगे। और जिस तरीके से देखा जाए कि 102 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक समर्थन जुटाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब खबर आ रही है जहां 50 सैया अस्पताल में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कन्या जन्मोत्सव को लेकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटी जन्म को लेकर उपहार वितरण समारोह का कार्यक्रम किया है। वहीं डीएम ने कन्या जन्म उत्सव पर कन्याओं के माता पिता को बधाई देते हुए बच्चियों को शिक्षक बनाने का भी संदेश दिया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमको सुबह सुबह ही बुला लिया गया था, 2 बजे तक यहाँ पर कोई खाने पीने का इंतजाम भी नहीं था, मेरा बच्चा भी भूखा था और गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। और केक काट करके उनको प्रोत्साहित किया गया और सबको ये बताया गया कि बेटी और बेटे में फ़र्क ना करें और अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मैडम भाई कुछ महिलाएं जो है 9:30 बजे से 2 बजे तक कोई लंच की व्यवस्था अस्पताल द्वारा नहीं की गई, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, सभी महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, नाश्ते की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था की गई है। 11 बजे आई थी आप? 11 बजे। किसने बुलाया था? आशा ने बुलाया था। क्या कह के बुलाया था, क्या कहा था आपसे? कुछ बच्चों का कुछ कार्यक्रम होना है, तो आप कितना समय हो चुका, आप लोग क्यों नाराज होके जा रही हैं? हम लोग 11 बजे से आई। हाँ 11 बजे आके बैठा लो, 11 बजे आके बैठा लो। हम लोग 11 बजे से 2:30 बजे बैठे, 2:30 बजे बैठे 4 बजे जा रहे हैं, आप अभी तक कुछ मिला नहीं। हाँ और सुविधा नहीं है। किनका कार्यक्रम है, किस लिए आपको बुलाया गया है? डीएम साहब का कार्यक्रम है। अच्छा ये बताइए क्या कार्यक्रम रखा है यहाँ पर जो आपको यहाँ बुलाया गया है? कन्यादान का कार्यक्रम। अच्छा, तो आप सुबह से बैठी हैं यहाँ पर, कुछ खाने पीने के लिए आपको मिला? कुछ नहीं मिला। क्या आपसे क्या कहा गया था, कितने बजे आना है आपको? 9:30। और आप नाम मिले आओ और यहाँ से तुम्हें अस्पताल में दिया बनी आओ कल 9 बजे 9:30 बजे आना है, फिर आओ आज कुछ नाश्ता वगैरह क्या दिक्कत है आपको? नाश्ता वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला। क्या दिक्कत हो रही है आपको यहाँ पर? कुछ नहीं देते, कुछ खाना नहीं मिला है, गर्मी लग रही है बच्चों को, मुझे भी दिक्कत आ गई है। क्या कही जाती है जिसके लिए फिर आप लोग 9 बजे
बजे से आए हुए हैं। हाँ। अभी तक जाने को भी नहीं मिल रहा। क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो रही है, मतलब नहीं बैठा जाता है। 2-3 दिन 4 दिन बच्चे हुए हैं। हाँ। अब जाने को बोल रहे हैं, अभी कोई आया भी नहीं है, ना कुछ मिला है। क्या आप लोगों को चाय नाश्ता कितने बजे मिला? नाश्ता पानी 3 बजे। कितने बजे आई थी आप? 9:30 बजे। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों नाराज हो के आप लोग जा रहे हो? अब हम क्या बताएं, कोई कह रहा है डीएम साहब आ रहे हैं, बोले कि डीएम साहब आ रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पे जाहिद जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। जाहिद, देखिए, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को रफ्तार देती हुई डीएम नजर आ रही हैं, जहां इस दौरान बच्चियों के माता पिता को तमाम तरीकों के तोहफे बांटे गए। लेकिन महिलाओं का आरोप है कि सुबह सुबेरे ही डीएम के आदेश पर सबको बुला लिया गया, लेकिन 2 बजे तक ना तो खाने पीने की कोई व्यवस्था थी और ना ही कोई इंतजाम किए गए थे। जाहिद जी, मैं आपको मुस्कान बता दूं कि ये सवेरे डीएम कन्या जन्मोत्सव का एक कार्यक्रम था जिसमें जिलाधिकारी उसकी मुख्य अतिथि बनाई गई थी, पर जिला अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई। जिस तरीके से महिलाओं को, नवजात शिशुओं को सुबह से 9:30 बजे से लोगों को दावत दी जाती, बुला लिया जाता, उसके बाद 2 बजे तक खाने और पीने का कोई इंतजाम नहीं किया जाता। उसको लेकर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, उनकी माताएं खुद एक जो स्वास्थ्य कार्ड अपने हाथ में लेकर उनके ऊपर चलती नजर आ रही है, भूख प्यास तड़पती नजर आ रही है। ये घोर लापरवाही देखने को नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जाहिद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव धर्मंदपुर में ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि कई महीनों से रोड पर पानी भरा हुआ है, जिससे रोड का निर्माण तक नहीं होने से रोड पर गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते तरह तरह की बीमारियां भी पनप रही है। जिसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब आई फ्लू की जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। गांव में गंदगी होने के कारण ग्रामीण बेहद परेशान नजर आए। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक रोड का निर्माण तक नहीं किया गया, ना ही उसमें कोई सुधार किया गया है। क्या समस्या है आपको? समस्या आपको अभी तो बहुत कम पानी है यहाँ पर। जब बारिश होती है तो कमर से पानी हो जाता है जी। वाहन आने जाने में दिक्कत होती है जी। पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं जी, वो नहीं निकल पाते हैं। उच्च अधिकारियों से शिकायत की? इसका ये भी सुना गया है कि इसका बजट भी आया हुआ है जी, लेकिन यहाँ कभी सुविधा किस प्रकार की नहीं दी गई है। गाँव का प्रधान का क्या नाम है? विनोद। हाँ, विनोद है। अच्छा, उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था? कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा, हाँ। खबर बाराबंकी से है, जहां ब्लॉक देवाग्राम मऊजानीपुर गौशाला में ग्रामीणों ने बताया कि गांव की गौशाला दुर्दशा का शिकार है। गौशाला में पूरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है। जानवर बाहर निकल जाते हैं और गांव के किसानों के खेतों का नुकसान करते हैं, और चारा पानी नहीं मिलने की वजह से गाय भूख प्यास से तड़पते भी रहते हैं और गायों की मौत तक हो जाती है, और गायों को कुत्ते भी नोचते हैं, जिससे गाँव में गंभीर बीमारी का खतरा भी अब बढ़ गया है। घर जाते हैं, इससे क्या सुरक्षा मिलेगी किसानों को? हम उधर दिखा दिए हैं। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा ना सर। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। को इसमें बाहर कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं हम नहीं जानते हैं। ये गांव कौन सा है? मऊजानीपुर। यहाँ के प्रधान कौन है? राजपाल। प्रधान का नाम क्या है? राजपाल। और यहाँ के सेक्रेटरी? भास्कर जी हैं। भास्कर जी। अच्छा, तो यहाँ गौशाला में वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वीडियो साहब आए थे निरीक्षण करने के लिए, उसकी मिली भगत से इन्होंने सब कार्रवाई गलत कर रहे हैं। किसकी मिले भगत से? ये वीडियो साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, प्रधान हैं। अच्छा जी साहब। तो आप लोगों ने ज्ञापन दिया था? ज्ञापन आज ही दिया था, अभी आए थे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अभी शाम 5 बजे तक इसके तार सारे इंचार्ज करवा दिया जाएगा। नहीं तो गौशाला के अंदर वीडियो साहब आए। वीडियो साहब आए? हाँ, वीडियो साहब आए। अच्छा, ज्ञापन दिया था। ज्ञापन आपने दिया था? तो ज्ञापन कहाँ दिया था? देवा बिलाक। अच्छा, तो यहाँ पे जो जांच चल रही है, इसकी प्रक्रिया चल रही है, तो ये क्या बोल रहे हैं वीडियो साहब? बोल रहे हैं कि अभी काम हो रहा, मतलब चले जाएंगे, फिर सड़क खोल देंगे ना ये। अच्छा, कहाँ 10-12 मरी है? 10-12 मरी है। करके खंती सर जाती है जी सर। गाय जो मरी है भूसा दर्ज बेच लेते हैं। भूसा 1000 रुपए एक गाय के लेते हैं। भूसा बेचते हैं। तो
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद अवस्थी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गौवंशों की सुरक्षा, लेकिन अधिकारी इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की गई है और किसानों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी जिले में कई गौशालाएं तरीके हैं जहां पर आवारा पशुओं को भरे गए हैं। वहां पर न चारा भूसा के खाने की व्यवस्था भी नहीं है और रात में गौशाला से जानवर छोड़ दिए जाते हैं। किसानों को अपनी फसल बर्बाद करनी सुबह देखने को पड़ रही है। वहाँ मनमानी ढंग से पंचायती राज विभाग के चाहे प्रधान हो या सेक्रेटरी हो, बीडीओ हो या वहाँ के टेकर हो, वहाँ पर लगातार दुर्दशा गौशाला में देखने को मिल रही है। जब गाँव के लोग विरोध करते हैं तो उनको धमकी भी दी जाती है कि हम नहीं कर पाएंगे और करेंगे, देखते हैं। और वाकई कुछ सुविधा देखने में मिल रही है। जहाँ पे जानवर मरते हैं उनके कुत्ता भी नोच रहे हैं, वहाँ पे कौवा नोच रहे हैं। कई गौशाला में देखा गया, खबर की गई है, वहाँ पे कौवा नोच रहे हैं और मरे जानवरों को कुत्ता नोच रहे हैं। आनंद, आप जिक्र कर रहे हैं कि जब शिकायत की जाती है तो ग्रामीणों को धमकी दी जाती है। ये धमकी कौन देता है और क्या किसानों ने इस मामले पर किसी से शिकायत की है? क्या कोई ज्ञापन सौंपा गया है किसानों के द्वारा? बिल्कुल दी गई है। जब धमकी यही दी जाती है कि जब गौशाला में जानवर हैं, पशुओं को चारा भी दी जा रही है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? जानवर आओ चल रहे हैं गौशाला के, नहीं आपकी फसल बंटरा बाट कर रहे हैं, यही धमकी दी जा रही है। और ये लोग देवा ब्लॉक में शिकायत भी कर चुके हैं ग्रामीण जाके वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आनंद, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां दो दोस्तों ने तीसरे दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी है। वहीं इस मामले में चौंकाने वाला कारण भी निकलकर सामने आया। मृतक युवक की एक छोटी सी तमन्ना थी कि वो गाय खरीदना चाहता था और उसी तमन्ना का फायदा उठाकर दोस्तों ने उसे झांसा दिया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या भी कर दी है। पुलिस ने दोनों दोस्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके का बताया गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए टीमों का गठन करके इनको खोजने का प्रयास किया गया और कल शाम को गांव के पास के जंगलों में ही इनका शव प्राप्त हुआ। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनकी हत्या की गई है। थाना निवाड़ी पर तत्काल परिजनों से एप्लीकेशन प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण प्रकाश में आया कि परसों शाम को गाँव का ही रहने वाला एक व्यक्ति टिंकू त्यागी 4:31 के। खबर उन्नाव से है, जहां हिंदू जागरण मंच हर साल की तरह इस साल भी विशाल तिरंगा यात्रा निकालेगा। इसी कड़ी में कचहरी के पास तिरंगा यात्रा के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने किया है। इस दौरान तिरंगा यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री ने बताया कि 14 अगस्त को रामलीला मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होगी। वर्षों की बात 14 अगस्त को नर सेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में रामलीला मैदान से लेकर आवास विकास वृंदावन गार्डन तक एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें 151 मीटर तिरंगे के साथ सैकड़ों भव्य झांकियाँ आर्मी बैंड के साथ ये यात्रा निकाली जाती है। आज उसी के उसको लेकर आज सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा किया गया है। हम सब आम जनमानस से आग्रह करते हैं कि वो 7.5 लाख। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।